चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं उससे पहले आपका परिचय कानपुर की जनता से। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए बजा लीजिए। ये जनता आज यहाँ से सवाल पूछेगी और सामने से जवाब आएगा। आप जल्दी से मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ रजनीश तिवारी जी हैं, आप बीएसपी से हैं, साथ ही साथ विकास अवस्थी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है सर आपका। सुरेंद्र मैथानी जी हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के विधायक हैं, बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। हमारे साथ अमिताभ वाजपेयी जी हैं, विधायक है समाजवादी पार्टी के, सर बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, सर आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी से ही करूंगा। सर, क्या तीसरे चरण के रण से पहले पूरी सियासत तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण पर आकर टिक गई है? पीएम मोदी ने कहा है कि आपके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। पीएम मोदी झूठ बोलते हैं। पूरे मैनिफेस्टो में आप उठा के तुष्टीकरण की बात हो, एक जगह मुसलमान शब्द लिखा हो तो झूठ बोलते हैं। उनको झूठ बोलना है, जनता को बरगलाना है। नरेंद्र मोदी जी का काम इस जनता के साथ झूठ बोलकर छल करना है। आपने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, आपने धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही है, अल्पसंख्यकों की आरक्षण की बात कही है। आप मुझे दिखा दीजिए। आपने कर्नाटक में करके दिखाया है, आपने कर्नाटक में किया, आपने कर्नाटक में किया। नहीं, ये झूठ है, ये सरासर मीडिया का प्रोपेगेंडा है। भारतीय कर्नाटक में 4% आपने आरक्षण दिया है, नहीं दिया? ठीक है सुरेंद्र जी, वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं आप। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं पर भी मुस्लिम लीग की छाप नहीं है, कहीं मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं। देखिए, कांग्रेस का यही चरित्र रहा है और कांग्रेस हमेशा मोदी को गाली बकती है, मोदी जी के लिए उल्टा सीधा बोलती है और इसीलिए इनकी ये हालत हो गई है। आज कांग्रेस को पूरे देश के लोगों ने नकार दिया है, इसका यही बड़ा कारण है। आप पूछिए इनसे कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है, नौजवानों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है, किसानों का है? क्यों नहीं कहा इन्होंने? इनकी यही राजनीति, केवल इनका वोट बैंक और तुष्टीकरण इनका शुरू से हुआ। आप जवाहरलाल नेहरू के समय से चले जाइए, धर्म के नाम पर देश को बांटा गया और उसके बाद अब देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुस्लिमों का। तो ये सब झूठ बोलने और धोखा देने वाले लोग हैं, इसीलिए जनता ने इनको धोखा दे दिया। अमिताभ जी, पीडीए की बात करते करते बात मुस्लिम आरक्षण की और तुष्टीकरण की होने लगी। कहीं आप लोग मुद्दों से भटकाने का प्रयास मत करिए। बात आरक्षण की हुई है, मुस्लिम आरक्षण की नहीं हुई है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी दिखाई पड़ती है। आखिर कोई नौकरी क्यों नहीं निकलती? आखिर रोजगार की बात क्यों नहीं होती? आखिर निजीकरण करके और नौकरी के नाम पे आउटसोर्सिंग करके आप क्यों आरक्षण खाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की विरोधी है और जब इनसे सवाल पूछा जाता है, ये बगैर मुसलमान शब्द का प्रयोग करे अपनी बात पूरी नहीं कह सकते। उनसे पूछा जाता सवाल चीन अंदर क्यों आ रहा है तो पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। ये सिर्फ मुसलमान की बात करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। अमिताभ जी, धर्म के आधार पर एक सेकंड, आप सवाल सुन लीजिए। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? क्या कर्नाटका में और तेलंगाना में जो हुआ वो होना चाहिए? बात इसकी नहीं है। आज 10 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार रह चुकी, तो बात 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी सरकार रही उसके कामकाज पे होनी चाहिए। उस पे कामकाज होने के बजाय मनमोहन सिंह की बात करते हैं, नेहरू जी की बात करते हैं। बात आज इस पे होनी चाहिए 10 साल में आपने आखिर क्या किया है, उसकी क्या उपलब्धियां हैं, आखिर हम क्यों आने वाले आप टाल गए कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए नहीं। रजनीश जी, अब मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ, धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? क्या कर्नाटका में जो हुआ, तेलंगाना में हुआ, वही पूरे देश में होना चाहिए? इसी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी तो हमलावर हर चीज पे हो सकती है, उसको तो झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तो वो लोग एक नया मुद्दा लेके आ जाते हैं, धर्म के ऊपर ले आएंगे या किसी और मुद्दे पे आ जाएंगे। बस उनको हिंदू मुस्लिम बांटना है चुनाव में। हिंदू मुस्लिम बांटने से नहीं, ये नहीं देख रहे हैं लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी हो चाहे उनकी पार्टी के कोई भी नेता हो, सभी लोग तो झूठ बोलने की सवाल टाल गए आप। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। कर्नाटका में 4%, तेलंगाना में 5% दिया गया। क्या SC, ST और OBC के हक से छीन कर देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ठीक है, कम से कम इस बात पर आप बीजेपी के साथ हैं। मैं महेश शर्मा जी को चर्चा में शामिल कर लूं। सर, सबसे बड़ा मुद्दा यही है आज की डेट में, क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? जो कर्नाटका में हुआ, तेलंगाना में हुआ, वही पूरे देश में होना चाहिए? SC, ST और OBC का हक छीनना चाहिए? देखिए, हमारी राय में तो ये है कि जो आरक्षण के हकदार हैं, आरक्षण उन्हें दिया जाना चाहिए। धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट में कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन, धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है और वो पिछड़े हैं या पिछड़ रहे हैं,
तो उनको प्रमोट करने के लिए अगर कोई राज्य सरकार आरक्षण का प्रावधान करती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आरक्षण। जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने भी 1936 में धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। पंडित नेहरू ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था। और आज अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार बनता है देश की संपत्ति पर, या उनको आरक्षण मिलना चाहिए, तो कितना न्यायसंगत है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहला अधिकार वाली जो बात कही गई है उसको ट्विस्ट किया गया, टिल्ट किया गया है। अगर आप 2006 में प्रधानमंत्री, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की वेबसाइट पर जाएं पीएमओ की, तो आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, ये तमाम वायरल भी हो चुके हैं। तो उन्होंने सबसे पहले SC, ST, OBC का नाम लिया, मुसलमानों की माइनॉरिटी की बात आई, तो उन्होंने चूंकि माइनॉरिटी में मुस्लिम सबसे ज्यादा हमारे देश में है, तो उन्होंने उनको संसाधनों पर। मैं एक बार जनता के सवाल ले लूं, मैं एक बार आप सबसे एक अनुरोध है, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। आप सबसे अनुरोध है, ये चुनावी रैली नहीं है, शोर मचाने से कुछ होगा नहीं, ना आपके सवाल आ पाएंगे ना सामने से आप जवाब सुन पाएंगे। मैं सबके पास आऊंगा, बारी बारी से अपने सवाल रखिएगा। पहले मैं, जी मैडम बताइए क्या सवाल है? हमारा सवाल है कि हम लोग इस बार भी 400 पार मोदी जी का आपका बयान है, आपका सवाल क्या है समाजवादी पार्टी विपक्ष से? समाजवादी पार्टी को कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, तो उनको क्या है, तो ये टोटी चोर कहीं कुछ, इन लोगों को तो परिवार के अपने। आप बताइए आपका। समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक जी से मेरा ये प्रश्न है, जैसा कि अभी आपने बताया मोदी जी ने कहा संतुष्टिकरण और तुष्टिकरण, वही काम कानपुर के अंदर किया जा रहा है। अभी हम लोगों ने रामनवमी का पर्व मनाया है। माननीय विधायक जी और गठबंधन के प्रत्याशी एक थाने में बैठकर प्रशासन के लोगों को ये उसका रहे थे कि रामनवमी का जुलूस अगर तुम्हारी औकात हो तो रोक कर दिखाए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कानपुर महानगर की जनता, कानपुर महानगर के राम भक्त, कानपुर महानगर के बहुसंख्यक समाज साहब को क्यों वोट दे, क्योंकि कोई राम का नहीं, जो राम की चौखट पर नहीं गया और समय आने पर उसको जवाब दीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ सपा के विधायक से कि इन्होंने एक बयान दिया था, बोला था कि सुंदर कांड के ऊपर कि महिलाएं सुंदर होती हैं तो कांड सब जगह होते हैं। बोले मेरी भी महिला सुंदर है, आपकी भी महिला सुंदर है, सुंदर कांड। तो आप ये बताएं, जब आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, महिलाओं को सुरक्षा तो कैसे देंगे? माइक में छीनिए, आप सवाल पूछिए। आज महिलाएं इतनी सुरक्षित घूम रही हैं, बाबा जी का बुलडोजर देखिए, आज रात के 12 बजे मैं अकेली घूम सकती। सपा राज गुंडा राज था, गुंडा राज सपा राज नहीं था, गुंडा राज। मैं एक सवाल, मैं यहाँ के सपा के जो मेरे विधायक खड़े हैं, मैं मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये बताएं, जब ये औरत को सुंदर कांड के विषय में मालूम है, महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे? अमिताभ जी आपसे सवाल है। उनका कहना है कि एक तो रामनवमी के जुलूस को निकालने की बात हुई, दूसरा उनका ये कहना है कि आप महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे अगर हम महिलाओं की सुंदरता की बात करके कांड की बात करेंगे? मेरे पत्नी के संबंध में इनको चिंता नहीं होनी चाहिए। इनको चिंता मणिपुर की जरूर होनी चाहिए, जहां महिलाओं का जो अपमान हुआ है देश ने देखा है, और आज तक देश इंतजार कर रहा है कब गृह मंत्री बोलेंगे, कब प्रधानमंत्री बोलेंगे, आखिर कब प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे। एक साल से मणिपुर जल रहा है, पूरे उत्तर पूर्वी भारत में आफत आई हुई है। वो महिलाओं के सम्मान की बात इनको नहीं करना चाहिए, मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। ये धर्म के आगे नहीं बढ़ते। मैं आपसे कह रहा हूँ 10 साल सरकार हो चुकी, 7 साल उत्तर प्रदेश हो चुकी, आखिर काम क्या किया है, विकास क्या किया है, नौकरियों के लिए क्या किया, बेरोजगारी महंगाई के लिए क्या किया, कानून व्यवस्था के लिए क्या किया, भ्रष्टाचार के लिए क्या किया, राम मंदिर रामनवमी से क्या दिक्कत है अमिताभ जी? हमसे ज्यादा कोई राम भक्त नहीं है, ये धोखेबाज हैं, हम सच्चे राम भक्त हैं। फिर भी अयोध्या राम भक्त हैं, इसका मतलब ये नहीं किसी के विरोधी हैं। फिर भी अयोध्या हम किसी के विरोधी नहीं है, फिर भी अयोध्या हमारी मर्जी, हमारा व्यक्तिगत मुद्दा। आपकी मर्जी से जाएंगे क्या? मेरे पिताजी ने मुझे धर्म के बारे में सिखाया है, जो मेरे पिताजी सिखाएंगे वो मैं करूंगा, इनके सिखाए पर नहीं करूंगा। ओके, मैं इधर से कुछ सवाल ले लूं। बताइए आप। मेरे 2 क्वेश्चन है। मेरे सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है कि विकास किसका हुआ? किससे है ये तो बताइए। भाजपा के लोगों से है कि विकास किसका हुआ। आज अगर देख लिया जाए 75 साल 70 साल अगर कांग्रेस ने कहा जाता शासन किया, 825 करोड़ के चंदा कुल संपत्ति है। बीजेपी ने 10 साल सिर्फ शासनकाल किया, 6000 करोड़ के ऊपर संपत्ति आ गई। अपना विकास एक चीज और मैं अमिताभ वाजपेयी से पूछना चाहता हूँ, मैं अमिताभ वाजपेयी पूछना कि समाजवादी पार्टी ने युवाओं के लिए क्या किया, ये इसका उत्तर देना। बताइए आप। भाई साहब, इन लोगों को देखिए, हम लोग अधिवक्ता लोग हैं, जब कोई चीज अच्छी होती है इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वालों को ये लोग सुनिए भैया, ये सनातनियों का 16 और भारतीय जनता पार्टी विधायक से पूछना चाहते हैं कि ये गौमांस काटने वाली जो कंपनियों से चंदा लिया, इसका क्या जवाब इनके पास? पाकिस्तान से चंदा लिया। मैं अर्ज करता हूँ, जितना नहीं पिटा
मजनू लैला के प्यार में उतना पिट गया बेरोजगार भाजपा सरकार में। ओके, मैं जवाब दूं। मैं आऊंगा मैं फिर से आप सबके पास आऊंगा। महंगाई और रोजगार पर सवाल है। उनका कहना है कि आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। आपने 6,000 करोड़ का चंदा ले लिया। देखिए, यहाँ पर जहाँ तक बेरोजगारी की बात है, शायद इनको ज्ञान नहीं है। इसके डेवलपमेंट इंडिया के माध्यम से 200 करोड़ रुपए का यहाँ पर टूल रूम लगा है। यहाँ पर 10,447 सेवा के जो मेला लगता है सेवा योजन का, उसके माध्यम से रोजगार लोगों को मिला, जिनकी लिस्ट है हमारे पास। घरेलू महिलाओं के लिए एमएसएमई के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से रोजगार दिया गया। होजरी का हब कानपुर में, रक्षा का हब कानपुर में, मेट्रो का डेवलपमेंट कानपुर में, रिंग रोड का डेवलपमेंट कानपुर में। इतने डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ हमारे एलिम्को संस्थान, जिसको कांग्रेस ने बंद कर दिया था। एक सेकंड, मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपनी जगह पर बैठ जाइए। अगर आप चाहते हैं कि कानपुर में डिबेट सार्थक हो, मैं सबके पास आऊंगा। पहले अपनी जगह पर बैठ जाइए। कोई माहौल बिगाड़ने का प्रयास मत करिए, मैं सबके पास आऊंगा। जी, गलत बात है। नहीं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। मैं पुलिस के जवानों को बोल रहा हूँ, वो मैनेज करेंगे। अमिताभ जी, हाँ, वो पुलिसकर्मी वो मैनेज करेंगे। नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं। आप लोग इधर आइए। नहीं, आप अपनी जगह पर चलिए। वो पुलिस मैनेज करेंगे। एक सेकंड, आप सवाल गुंडों के भैया, ठीक है, आप शांति से खड़े रहिए ना, मैं सवाल पूछूंगा आप सबसे। एक सेकंड, लड़ाई नहीं। अमिताभ जी, आप अपनी जगह पर आइए। ये क्या है सुरेंद्र जी? ये कानपुर की तस्वीर तो नहीं है। ये जिस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है, हिंसा को हम लोग कभी भी समर्थन नहीं देते हैं। आप मोदी को अगर असंसदीय भाषा में गाली देंगे तो लोगों का स्वाभाविक गुस्सा आम जनता का होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का गुस्सा भी स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन किसी को गालियां ऐसे, मैं सबको समझा रहा हूँ। वो पुलिस वाले मैनेज करेंगे। अमिताभ जी, पुलिस वाले मैनेज करेंगे। आप अपनी जगह पर, पुलिस वाले मैनेज करेंगे ना। हमने बोल दिया उनको, अपनी टीम को बोल दिया। कभी हम लोग हिंसा को कभी हम समर्थन नहीं करते, और हिंसा को समर्थन भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं। केवल मुद्दों की बात होनी चाहिए। एक सेकंड, हटिए यहाँ से, पीछे पहले। अमिताभ जी, इनको समझाइए पहले। अपने सब लोग अपनी जगह पर जाए। आप एक बार आप अपने लोगों को कहिए अपनी जगह पर जाए। मारा क्यों उसको? उसने मारपीट क्यों करी? मैं पुलिस वाले से बोल रहा हूँ ना, वो मैनेज कर रहे हैं ना। आप अपने पोडियम पर चलिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ये देखिए, ये अगर मोदी जी को गाली बकेंगे और मोदी जी को उल्टा सीधा कहेंगे तो पब्लिक का आक्रोश है। ये भाजपा के लोग नहीं है। हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, कभी हमने हिंसा का समर्थन नहीं किया, ना हम इस तरह की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर कोई मोदी जी को असंसदीय भाषा बोलेगा, गालियां बकेगा, तो पब्लिक, ये कितना शर्मनाक है मित्र। अरे तो पीछे जाकर बात करिए ना विकास के मुद्दे पर। पीछे हटिए आप लोग। ये दिख नहीं रहा आपको? ये आपको दिख नहीं रहा? एक बार आप सबको मैनेज करें। आपको दिख नहीं रहा? क्या कर रहे हो भैया? क्या कर रहे हो? ये कानपुर है। आप गुंडा राज खत्म करने की बात कर रहे हैं, आप गुंडाई कर रहे हैं। आप शांति से अपनी जगह पर रहिए। मैं आपके पास सवाल पूछने आऊंगा। अरे तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। आपकी सरकार है ना, थोड़ा धैर्य रखिए, ये मत करिए। हाँ बताइए, आपका सवाल क्या? मेरा सवाल सिर्फ विधायक जी से ये है कि ये अखिलेश यादव अधिकतर जो गुंडों को पैरवी करते हैं, इसे कानपुर में ये भी गुंडों को कैमरे के सामने आप गुंडे करते हुए अच्छे लगे। इससे सवाल, ये जेल लगे आया था। माइक छोड़िए, मैं सवाल कर रहा हूँ। विधायक जी, ये इस प्रकार की गुंडागर्दी तो ठीक है। ये हर्षित लाला करा रहा है ना, ये हर्षित लाला और राघवेंद्र मिश्रा लड़कीबाजी के मुकदमे में जेल गया है। ये लड़की बचाने में जेल गया, और वो हर्षित लाला इसी। आप लोग पीछे जाइए भाई, आप लोग पीछे जाइए ना, मैं आऊंगा आप सबके पास। चलिए पीछे जाइए। वो घसीट के ले गया, वो आपके सामने घसीट के ले गया। हम खत्म करते हैं डिबेट। यही चाहते हैं आप लोग? खत्म करते हैं डिबेट। आप लोग नहीं चाहते हैं कि सवाल जवाब हो? आप लोग नहीं चाहते सवाल जवाब हो? हर्षित लाला अपराधी है। अरे तो पहले तो गाली मत दीजिए आप। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ये चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती, इस माहौल में चर्चा आगे नहीं बढ़ सकती है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, माहौल शांत होगा तो वापस लौटेंगे। वरना कानपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सियासत के अखाड़े से इसको गाली का अखाड़ा बना दिया है, गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया। छोटा सा ब्रेक।